नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ इफ़त अहमद। आप देख रहे हैं नवरात्रि पर हमारी खास पेशकश जागो है शक्ति। इस शो में हम 9 दिनों तक नारियां जिन समस्याओं से जूझती हैं उन पर बात करेंगे, उन समस्याओं का समाधान जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अपनी आवाज़ को बेहतर कैसे बनाएं और आवाज़ के जरिए प्रभावशाली व्यक्तित्व कैसे डेवलप करें। इस पर हमसे बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वॉइस कोच जितेंद्र दास मानिकपुरी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो सर, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि हम नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, उसके असीम रूप की बात कर रहे हैं, अपार शक्तियों की बात कर रहे हैं, उनमें एक बहुत चीज़ है महिलाओं की आवाज़। एक औरत की आवाज़ कितनी प्रभावशाली होनी चाहिए। जैसे कि जब हम ये कहते हैं कि असरदार आवाज़ की हम बात करते हैं, तो आपके हिसाब से उसका मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपके इस सेगमेंट को मैं नमन करता हूं। महिलाओं को समर्पित आपके इस स्पेशल स्लॉट में निश्चित रूप से महिलाओं के लिए जो कुछ भी IBC 24 कर रहा है वो बहुत ही स्वागतेय है। आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अब आपका जो विषय है कि महिलाओं की आवाज कैसे असरदार हो, असरदार होने के लिए देखिए, कहा जाता है कि प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है नारी, और महिलाओं को ही ईश्वर ने सृजन की क्षमता दी है, एक नए जीवन को जन्म देने की क्षमता दी है। और रहा सवाल आवाज का, तो महिलाओं की आवाज हमेशा ही बहुत अच्छी होती है, मधुर होती है, श्रवणीय होती है। अब इसमें असर कैसे हम उत्पन्न करें, उसके लिए जो मूलभूत बात है वो ये है कि आपकी भाषा वो क्रिस्प हो, टू द पॉइंट हो। इसके लिए आवश्यक यही है कि जब भी हम बात करें, अपनी बातों में आत्मविश्वास का पुट हो। जिनसे भी हम बात कर रहे हैं उनकी आंखों में आंखें डाल करके बात करें। हमारे अपने आत्मविश्वास में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, और जो भी हम बात करें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें डिलीवर करने का हम प्रयास करें, तो निश्चित रूप से हमारी आवाज अत्यंत प्रभावी होगी और जो भी हमारे टारगेट ऑडियंस है या जिनसे हम अपनी बात कहना चाहते हैं उन तक सीधे पहुंचेगी, बगैर किसी कंफ्यूजन के। जी मानिकपुरी जी, जैसे कि आपने कहा कि हमारी बात जो है वो क्रिस्प होनी, कॉन्फिडेंस आपका झलकना चाहिए, आत्मविश्वास झलकना चाहिए। तो अपनी बात रखते वक्त और किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए जो हमारी पर्सनैलिटी को मैच करे या फिर हमारी पर्सनैलिटी उसमें उभर कर आ सके? जी देखिए, जब हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है हमारे अपीयरेंस का होता है। हमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, हमारा लुक कैसा आ रहा है। उसके बाद में दूसरा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, जो हमारे बारे में सामने वाले की धारणा तय करने में मदद करता है, वो है हमारी मुख से निकले हुए शब्द। इसलिए अपनी बातों को हम पूरी तरह से तोल मोल करके प्रस्तुत करें। जब भी हम बोलें, विषय पर बोलें, विषय से हट करके कदापि ना बोलें। प्रयास करें कि कम से कम शब्दों में जो कुछ हमें कहना है वो न केवल कहें, बल्कि अगर सामने वाले ने हमसे कुछ प्रश्न किया है तो उसको भी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें हम कन्वे कर सके, इस तरीके से प्रस्तुत करें। जी मानिकपुरी जी, जैसे कि आपने कहा कि हम 2 तरह से अपनी बातें रख सकते हैं, उसको हम ये देखना होगा हमें कि हमारा कंटेंट क्या है, हम किस तरह से बात रख रहे हैं। तो जब हम किसी पर्सन टू पर्सन से बात कर रहे हैं, जैसे कि 1 to 1 अगर हम बात कर रहे हैं, या फिर हम किसी मास को कर रहे हैं, बात उससे कर रहे हैं, तो हमें और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? जैसे कि इंडिविजुअल से कम्युनिकेट करते वक्त और मास से कम्युनिकेट करते वक्त कौन सी टेक्निकलिटीज ऐसी हैं जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत होती है? जी देखिए, अब्राहम लिंकन का उदाहरण मैं देना चाहूंगा। अब्राहम लिंकन साहब कहते थे कि अगर मुझे 1 घंटे तक भाषण देना होता था तो मैं कभी तैयारी नहीं करता था, लेकिन अगर मुझे 5 मिनट या 2 मिनट तक ही भाषण देना है तो मुझे बहुत तैयारी की आवश्यकता पड़ती थी। इसको हम इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि यदि आपको पता है कि आपको कितनी देर तक लोगों से संबोधित होना है, दूसरा आपको ये तो पता रहता है कि आप किन बातों को कन्वे करने जा रहे हैं, तीसरी बात, जिस ऑडियंस को आप एड्रेस करने जा रहे हैं उस ऑडियंस का लेवल आपको पता होना चाहिए। इस लेवल के विषय में आपको बता दूं, अगर आप टॉप मैनेजमेंट से एड्रेस होने जा रहे हैं, आपकी बातचीत का स्तर अलग रहेगा। अगर आप मिडिल मैनेजमेंट से बात करने जा रहे हैं, अलग स्तर रहेगा। अगर आप लोअर क्लास से बात करने जा रहे हैं,
अलग स्तर रहेगा। अगर आप किसी भीड़ को संबोधित करने जा रहे हैं, भीड़ में हर किसी का मानसिक स्तर, हर किसी की सोच का स्तर अलग होता है, तब आपकी बातों का स्तर अलग रहेगा। अब प्रश्न यह आता है कि आपको कितनी देर तक एड्रेस करना है। यदि आपको पता है कि आपको आधे घंटे का समय है या 5 मिनट का समय है, बेहतर यही होता है कि आप एक स्ट्रक्चर बना लें, एक होमवर्क कर लें, होमवर्क करके कुछ पॉइंट्स तय कर लें कि हमको इन इन बिंदुओं पर अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है। कहीं की भी बात हो, चाहे आप मास कम्युनिकेशन की बात करें, भीड़ को एड्रेस करने की बात करें, या किसी क्लासरूम की बात करें, या किसी ऐसी मीटिंग में जहां के आपको बोलने के लिए कुछ 2 मिनट का समय दिया गया है, जहां आपके साथ साथ दूसरे और भी लोग बोलने वाले हैं, उस केस में आपके लिए बेहतर यही होता है कि आप एक स्ट्रक्चर बना लें, तय करके रखें कि मुझे इन इन बातों को वहां पे रखना है, एक्सप्लेन करना है। यदि आप ऐसा होमवर्क करके पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से आपकी बातें न केवल सशक्त होंगी, बल्कि हर आदमी तक उसी रूप में पहुंचेंगी जिस रूप में आप पहुंचाना चाहते हैं। देखिए मानिकपुरी जी, ये तो एक बात हुई कि एक इंसान जिसमें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो अपनी बातों को किस तरह से रखे। लेकिन अगर हम एक घर में रहने वाली महिला की बात करें, जिसकी हम बात करें कि वो अपनी बात ढंग से रख भी नहीं पाती, उसके पास बहुत कुछ कहने के लिए होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस उस लेवल का नहीं होता, उसको पब्लिक फेयर आ जाता है। जब हम मास्क की बात कर रहे थे कि हम मास्क को किस तरह से बात कर सकते हैं, उसके सामने अपनी बात किस तरह से रख सकते हैं, लेकिन एक आम महिला की अगर हम बात करें, जब उसको पब्लिक फेयर होता है, वो चाहते हुए भी अपनी बात और बात में क्या खास है वो नहीं रख पाती, तो उसको किन पहलुओं पर काम करने की जरूरत है? घर में अपनी बातें रखने के लिए या पब्लिक में अपनी बातें रखने के लिए? जी, दोनों तरह से, क्योंकि एक महिला है, अगर वो बाहर नहीं निकलती और उसके पास बहुत सारा कॉन्फिडेंस है, टैलेंट है, और अगर सोशलाइजिंग की भी बात अगर हम कर लें, अगर वो अपनी साथ के ही लोगों में सोशलाइजिंग के लिए भी निकली, तब भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं या बहुत सारी ऐसी हिचक होती है, झिझक होती है, जब महिलाएं खुद की बात नहीं रख पाती, सही से उनकी पर्सनैलिटी उसमें नहीं दिख पाती। जी हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कही। अक्सर बहुतेरी महिलाओं में ये समस्या देखने को आती है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी कुछ ऐसी महिलाओं को जानता हूं जो कि अगर उनके नजदीक के लोग हों तब तो बिल्कुल खुल करके बात कर पाती हैं, लेकिन जरा भी ऐसा हुआ कि जो ऑडियंस है या उनके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो उनके बहुत नजदीकी लोग नहीं है, तो उनको बात करने में थोड़ा कष्ट होता है। इसका एकमात्र तरीका यही है कि आप जितना अधिक से अधिक अपने आप को सोशल बना सकें। ऐसी महिलाएं, क्योंकि हमारे इस सेगमेंट में हम महिलाओं की खासतौर पर बात कर रहे हैं, महिलाओं को चाहिए कि जो पारिवारिक आयोजन है या सामाजिक आयोजन है, उनके अपने कॉन्टेक्ट्स में जो भी सोशल एक्टिविटीज होती हैं, वहां जाएं, लोगों से बात करें। और क्योंकि मेरा फील्ड स्टेज से रहा है, एंकरिंग से रहा है, न्यूज रीडिंग से रहा है, और बैकग्राउंड वॉइस आर्टिस्ट के रूप में मेरा फील्ड है, तो जब भी मेरे पास कोई ऐसा प्रश्न आता है कि हमको स्टेज फियर है या पब्लिक फियर है या हमको माइक में बोलने में तकलीफ होती है, तो मेरा हमेशा एक सुझाव रहता है जो कि मैं हमेशा बोलता हूं और हर किसी को अपनाना भी चाहिए। और ये मेरा सुझाव जो है वो जाना माना है, लोगों ने इसको अपनाया है और अपनाने के बाद में अपनी समस्याओं को उन्होंने दूर करने में सफलता पाई है। वो मेरा सुझाव है कि ऐसी महिलाएं या ऐसे पुरुष जिन्हें माइकोफोबिया है, पब्लिक का फियर है या बोलने में हिचकिचाहट है, उनको प्रयास ये करना चाहिए, अगर किसी ऐसे स्थान पर वो हैं या ऐसे किसी फंक्शन में हैं जहां के उनको माइक दिख रहा हो, उनका पहला प्रयास यही होना चाहिए कि आगे बढ़ के सीधे वो माइक पकड़े और माइक पकड़ के वो बोलना शुरू करें। उल जलूल बोलना तो संभव नहीं है, उस आयोजन से संबंधित कोई भी रिलेवेंट बात जो वो बोल सके वो बोलें। एक दिन आएगा, मुश्किल से 10 से 15 बार यदि वो माइक लेकर के इंडिपेंडेंटली बोलना शुरू करें, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके उनका स्टेज फियर, माइकोफोबिया, ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी, आत्मविश्वास का संचार होने लगेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि उनको स्वयं से लगने लगेगा कि कब वो समय आएगा जबकि मैं लोगों को संबोधित करूं। जी, ये तो हम ना पब्लिक फेयर की बात कर रहे हैं। अगर बहुत ज़मीनी स्तर पे बात करें, मतलब मैं अगर ख़ुद को भी इस चीज़ से जोड़ के देखूं, तो बहुत बार घर में ऐसा होता है कि एक तमीज़ के दायरे में जब हम आते हैं तो बच्चियों को या औरतों को या बहुओं को ये कहा जाता है कि बड़ों की बातों में मत पड़ो, तुम नहीं कहो, तुम्हें नहीं पता क्या है, हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, या तुम्हें इस वक्त बोलने की ज़रूरत नहीं है।
इस तरह की गैसलाइटिंग होती है और इस तरह की बातें बोल दी जाती हैं, तो वो कॉन्फिडेंस पे कितना प्रभाव डालती हैं और उससे ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हम परिवार की बात करें तो परिवार एक ऐसी इकाई होता है जिसमें हमें बड़ों का सम्मान करना होता है, छोटों को प्यार देना होता है। परिवार में यदि किसी महिला को यह कहा जाता है कि भाई आपको यहां पे आने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके लेवल की बात नहीं है, हम बड़े लोग बात कर रहे हैं, वैसे अवसर पर अगर वो महिला ये बोले कि नहीं मुझे भी इसमें शामिल होना है, तो निश्चित रूप से जो बड़े लोग हैं उनको खराब लगेगा, उनकी भावनाएं आहत होंगी। प्लस हो सकता है कि उनके बीच में एक जनरेशन का भी गैप हो। जिन लोगों ने ये कहा कि अभी आपको आने की आवश्यकता नहीं है, आपके लेवल की बात नहीं है, आपके दायरे की बात नहीं है, हो सकता है उनसे नेक्स्ट जनरेशन के लोग हों। जनरेशन गैप जहां पर आता है वहां पे विचारों का मेल होना ये बड़ा कठिन होता है। इसलिए तात्कालिक रूप से जब कभी भी ऐसा कहा जाए उस समय शांति बनाए रखना ही श्रेष्ठ विकल्प होता है। उसका एकमात्र उपाय यही है कि जब वो समय व्यतीत हो जाए, जब वो समय गुजर जाए, उसके बाद शांतिपूर्वक वो महिला टटोलने का प्रयास करे, जानने का प्रयास करे कि ऐसा कौन सा विषय था जिसमें चर्चा हो रही थी, जिसमें मुझे शामिल होने के लिए नहीं दिया गया। मैं आप लोगों के निर्णय का पूरा सम्मान करती हूं, लेकिन मन में मेरी थोड़ी सी जिज्ञासा है, उत्कंठा है, मैं जानना चाहती हूं कि ऐसा क्या विषय है। अगर आपको खराब ना लगे तो मुझे बताएं, हो सकता है शायद मैं भी कुछ सजेशन दे सकूं। इस तरीके से बहुत हम्बल तरीके से अगर इनिशिएट किया जाए और उसके बाद यदि वो विषय इन्हें बताया जाता है तो ये अपने विवेक के आधार पर अगर कुछ बोले तो निश्चित रूप से नए सुझावों का स्वागत हमारे पिछली पीढ़ी के लोग भी हमेशा ही करते हैं, यानी हमारे सीनियर्स भी हमारे सुझावों का स्वागत करते हैं। धीरे धीरे करके एक समय आएगा जब इनकी बातों को भी भरपूर मान और सम्मान दिया जाने लगेगा, इनकी बातें सुनी जाने लगेगी। बस एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी ओर से जो सुझाव दें, अपने विवेक का पूरा उपयोग करके अपना श्रेष्ठतम सुझाव दें, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी पूर्वाग्रह के। आप मान लीजिए कि एक दिन आएगा जिन लोग आपके परिवार के, जो आपके अग्रजन है, जो सीनियर्स हैं, जो आपकी उपेक्षा करते हैं, एक दिन आपको सम्मान अवश्य देना आरंभ करेंगे। जी, तो जिस तरह से आपने बात करी कि संयम रखने की ज़रूरत होती है जब आप अपनी बात रखते हैं, तो मुझे ये बताइए कि जो मानसिक स्थिति है, जो जिस तरह से अगर हम बात करें कि मेंटल स्टेटस है, उसका और हमारी वॉइस कंट्रोल का क्या तालमेल होना चाहिए अपनी बात रखने के लिए? जी इफ़त जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। क्या होता है कि आपकी जो आवाज होती है ना, वो आपके पूरे व्यक्तित्व का परिणाम होती है। आप यदि शारीरिक रूप से थके हुए हैं तो आपकी आवाज हल्की हो जाती है। आपने कभी महसूस किया होगा, हर किसी ने महसूस किया, मैंने भी महसूस किया। यदि आप बीमार हैं, यदि आपको बुखार है, आपकी आवाज हल्की हो जाती है। यदि आपके मन में तनाव है, उस स्थिति में भी आपकी आवाज पर असर पड़ता है। यदि किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट है आपको जी, कहीं आपके हाथ पैर में दर्द है या सिर में दर्द है, उस स्थिति में देखिएगा आपकी आवाज पे असर पड़ता है। इन सब के अलावा एक चीज जो मैंने हमेशा लोगों से कही है, आवाज केवल आपकी जुबान, आपके लेरिंग्स, आपके स्वर यंत्र या आपके मुंह और आपकी जीभ का रिजल्टेंट नहीं होता। आवाज आपके पूरे व्यक्तित्व का निचोड़ होती है। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके लंग्स, आपके लेरिंग्स, स्वर यंत्र, ये सारी चीजें मिलकर के आपकी आवाज का निर्माण करते हैं। जब तक कि ये सारी चीजें पूरी तरह सही स्थिति में ना हो, तब तक आपकी आवाज अच्छी नहीं निकल सकती। अच्छी नहीं निकल सकती का आप ऐसा इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि यदि आपकी शारीरिक, आपकी जो फिजिकल कंडीशन है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके लंग्स, आपके टंग्स, आपके लेरिंग्स, ये इवन आपके दांत, या आप देखिएगा कि यदि आपका ओरल हाइजीन है वो यदि सही स्थिति में नहीं है, तो भी आप देखिएगा कि आवाज पर असर पड़ता है। इन सारी चीजों का हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इन सब के अलावा जब हम आर्टिस्टिक वे में थोड़ा सा बात करें आवाज के विषय में,
तो मैं हमेशा सुझाव देता हूं कि अपनी आवाज को बेहतर बनाने के लिए हमारे योगियों, ऋषि मुनियों ने, आयुर्वेद ने इतने अच्छे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, उनका आप प्रयोग कीजिए। एक त्रिकटु नाम की औषधि आती है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जिसमें कि काली मिर्च होती है, पिप्पली होती है और सूखा अदरक, जिसे कि हम सौंठ कहते हैं, उसका मिश्रण होता है एक निश्चित परिमाण में, निश्चित अनुपात में। उस त्रिकटु का सेवन यदि आप शहद के साथ करें, त्रिकटु यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो काली मिर्च को पीस करके शहद के साथ यदि आप सेवन करें, संभावना है कि आपके घर में अदरक हो तो अदरक को भी उसमें निचोड़ करके डाल सकते हैं। इन चीजों का यदि आप नियमित रूप से सेवन करते हैं, कम से कम 1 महीने तक इसका उपयोग करके देखिए, आपकी आवाज बहुत अच्छी हो जाती है। मैंने बात करी योगाभ्यास की। योगियों ने सिंह आसन का आविष्कार किया है, आविष्कार क्या कहें, या सिंह आसन को डेवलप किया है। सिंह आसन एक ऐसा आसन है जो मैं स्वयं भी करता हूं जब कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आवाज में थोड़ा कहीं पे और बेहतरी लाने की आवश्यकता है, या मुझे कोई बहुत महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग करनी होती है, तो मैं स्वयं सिंह आसन करके जाता हूं। सिंह आसन किताबों में सारे हमारे दर्शक देख सकते हैं, वज्रासन की तरह का आसन होता है, दोनों घुटने मोड़ करके हमें बैठना होता है और उसके बाद में फिर दोनों अंगूठे एक दूसरे के ऊपर हों, पैरों को सामने से। वज्रासन करने के बाद दोनों घुटनों को एक दूसरे के अपोजिट ले जा करके घुटनों के नीचे अपना हाथ रखना होता है और जैसा लायन दहाड़ता है उसी तरह से अपनी गर्दन को, जीभ को बाहर निकाल करके अपनी गर्दन को दाएं बाएं घुमा करके और उसके बाद में दहाड़ने की प्रक्रिया करनी होती है। इससे आपके लेरिंग्स पर पूरा बल पड़ता है, उससे आपकी आवाज बेहतर हो जाती है। और साथ में त्रिकटु वाला उपाय आप कर सकते हैं, काली मिर्च, अदरक और शहद वाला उपाय आप कर सकते हैं, गार्गल कर सकते हैं। अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम हमेशा क्लीन एंड क्लियर रहे, उसके लिए आप एहतियात बरत सकते हैं, परहेज रख सकते हैं, सावधानियां रख सकते हैं। इन सारी चीजों को यदि आप करें तो आपकी आवाज बेहतर हो जाती है। हाँ, एक चीज मैं अवश्य कहना चाहूंगा, देखिए गायकों और वॉइस आर्टिस्ट, इनके जो काम होते हैं उनमें थोड़ा फर्क होता है। सिंगर्स को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जैसे उनको खट्टा नहीं खाना है, बहुत ठंडा नहीं खाना है, बहुत गर्म नहीं खाना है। उसके अलावा उनको बहुत तेज आवाज में नहीं बोलना है, बहुत देर तक नहीं बोलना है। तेज आवाज में नहीं बोलना, बहुत देर तक नहीं बोलना, ये बात तो सभी पर लागू होती है जिनका भी काम आवाजों से होता है, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों। वॉइस आर्टिस्ट को थोड़ा सा कम परहेज की आवश्यकता होती है। वॉइस आर्टिस्ट अगर ठीक रिकॉर्डिंग के पहले खटाई से परहेज करें, बहुत ठंडे से परहेज करें, बहुत गर्म से परहेज करें तो उनके लिए काफी होता है। सिंगर्स लगातार इन सारी चीजों पर परहेज करते हैं क्योंकि उनका काम कभी भी आ जाता है। सर, आपने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हैं जो आगे बहुत सारा काम आ सकती हैं। कुछ टेक्निकलिटीज ऐसी थी, कुछ एहतियात ऐसे रखने थे, और आपको इतना सारा एक्सपीरियंस है वॉइस पर काम करने के लिए। और हमसे यहाँ पे इस वक्त आपने जितने भी सजेशन साझा किए हैं उन सब के लिए मैं आपकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। आपका समय समाप्त हो रहा लग रहा है। तो वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। तो इसी के साथ हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा ले रहे हैं। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे।